हेलो एंड वेलकम इन आवर टुडेज क्लास। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो डायमेंशन एनालिसिस है। ये इस सीरीज में दूसरा लेक्चर है एंड आई एम मुनीश शर्मा। आई एम लेक्चरर इन फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एचपी। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। इन आवर टुडेज क्लास आवर टॉपिक्स आर, first of all, we will deal with the application of dimensional analysis. इसमें dimensional analysis के कैसे हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम तीन मेथड डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। तो अभी हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं अपना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसमें हम फर्स्ट जो एप्लीकेशन या फर्स्ट यूज पढ़ रहे हैं वो है कि किसी दी गई फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट में से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो यहां पे हम एक फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं। लेट अ फिजिकल क्वांटिटी x is equal to n into u। बेटा कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, सपोज अगर हमें किसी चीज का मास दिया गया 10 किलोग्राम, उसमें 10 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहां पे जो हमारी जो दी गई क्वांटिटी है उसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारा n, और केजी उसका यूनिट है। तो यहां पे जो हमारी क्वांटिटी दी गई है इसका यूनिट है केजी। तो अब इसी क्वांटिटी को हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखते हैं। तो सपोज वी आर हैविंग दिस क्वांटिटी इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वहां पे इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो सकता है, हम यहाँ पे जनरल फार्मूला बना रहे हैं ना, इसीलिए हम सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं लिख रहे हैं। इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट सपोज ये x क्या वैल्यू है उसका, यहां पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है n1, मास का यूनिट है m1, और इसका पावर, डायमेंशन तो सेम रहेगा ना दोनों केस में। तो ए बी सी सपोज डायमेंशंस हैं, तो ये L1 का पावर b एंड T1 इसका टाइम में यूनिट है, उसका पावर c। तो बेटा ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में है। अब इसी तरीके से इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इन सेकंड सिस्टम सपोज दिस x इज इक्वल टू n2, यहां पे मास है m2, पावर तो डायमेंशन तो अब सेम है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज में सेम ही रहेंगी बेटा, t पावर c। अब ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम क्वांटिटी को बताया और दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, टोटल वैल्यू तो दोनों का सेम ही है ना। जैसे आप 1 केजी बोल रहे हैं एक सिस्टम में, तो दूसरे में 1000 ग्राम बोल दिया, तो आल्दो वैल्यू तो 1000 ग्राम एंड 1 केजी वन एंड सेम थिंग। तो यहां पे भी ऐसे ही है। तो फर्स्ट सिस्टम में और सेकंड सिस्टम में इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू बराबर है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we have, तो यहां पे हम इन दोनों का वैल्यू इक्वेट कर देंगे ना। तो यहां पे हो गया हमारे पास, इट इज n1, मैं वैल्यू लिख देता हूं इसका, तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
अब इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। यहां पे हम n2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो n2 कैन बी कैलकुलेटेड एज n1, है ना, डिवाइडेड, अब ये जो टर्म यहाँ पे है पावर m, टर्म m1, और यहाँ पे दूसरी तरफ से आ गया m2, और दोनों का पावर सेम है ना, तो इकट्ठा लिख दिया। इन द सेम मैनर दूसरी टर्म होगी L1 L2 पावर b, और लास्ट में आएगा T1 अपॉन T2 पावर c। तो बेटा ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया। यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू जो है नई क्वांटिटी में कितना बनेगा उसकी मदद, उसको कैलकुलेट करके, इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करके हम जो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में एक क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इसको ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तभी ये अच्छी तरह पता लगेगा कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 10 न्यूटन टू डाइन। तो यहाँ पे हमें दिया गया कि एक यूनिट न्यूटन को हमने कन्वर्ट करना है डाइन में। तो बेटा इसका सोल्यूशन करते टाइम हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका कि ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये यूनिट है किस इसका, तो हमें ये पता है बेटा ये न्यूटन एंड डाइन ये है फोर्स के यूनिट। न्यूटन है एसआई सिस्टम में, और डाइन जो है इट इज इन सीजीएस सिस्टम। तो न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, एंड डाइन इट इज यूनिट ऑफ फोर्स इन विच सिस्टम बेटा, ये है सीजीएस सिस्टम में। अब डायमेंशंस फोर्स का होता है बेटा वो लिख लेते हैं। तो फोर्स इज हैविंग दीज डायमेंशंस, बेटा याद होना चाहिए, आई होप आपको याद है ये, इट इज ml पावर -2। बेटा जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लिखा था ना, बताया था कि पावर नहीं लिखा तो पावर 1, m का पावर 1, l पावर 1, t पावर -2, mlt-2। अब इसको एक लिस्ट बना लेते हैं। तो इन एसआई सिस्टम, और दूसरी तरफ लिख देते हैं सीजीएस सिस्टम। जैसा बेटा भी फार्मूला जो हमने डराइव किया ना, उसमें फर्स्ट सिस्टम के लिए, जो कि यहाँ पे न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम फर्स्ट सिस्टम बोलेंगे, और जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसको सेकंड सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में जैसे आपने लिखा था m1, बेटा यहाँ पे आपको पता है जैसे एसआई सिस्टम में मास का यूनिट होता है 1 किलोग्राम, L1 T1। इन द सेम मैनर बेटा लेंथ का जो यूनिट है या डिस्टेंस का जो यूनिट है वो होता है मीटर, और टाइम का तो 1 सेकंड है तो 1s। इन द सेम मैनर बेटा सेकंड सिस्टम में m2 L2 T2, इनका वैल्यू लिख देते हैं बेटा। m2 का वैल्यू जो है वो ग्राम में है, इट इज 1 ग्राम, L2 इट इज 1 सेंटीमीटर, एंड इट इज 1 सेकंड। ये तो कॉमन होता है दोनों में। अब ये तो आ गया हमारे पास वैल्यू। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फार्मूला में वैल्यू डाल के। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं हमारा, जो कि अभी अभी हमने बनाया बेटा, इट इज n2 n1 m1 अपॉन m2 रेज़ टू पावर a, m2 सॉरी L1 अपॉन L2 रेज़ टू पावर b, and T1 अपॉन T2 रेज़ टू पावर c। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज है ना, n2 तो हमने कैलकुलेट करना है, n1 हमें क्वेश्चन में दिया है बेटा, वो 10 यूनिट न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो n1 वैल्यू है 10। अब जैसा अभी हमने लिखा बेटा, 1m1 जो है वो kg है, और m2 1 ग्राम है, और बेटा a जो है वो पावर है 1, है ना, डायमेंशन जो है m का डायमेंशन 1 है ना फोर्स में, तो ये वहां पे a का वैल्यू 1 है। इन द सेम मैनर बेटा लेंथ के लिए 1 मीटर एसआई सिस्टम में और 1 सेंटीमीटर सीजीएस में, जैसा आपने लिखा था ना ये mlt पावर -2 फोर्स के लिए, तो ये भी पावर बेटा l का भी 1 है।
और t का पावर, बेटा t के लिए हम लिख देते हैं वैल्यू, तो टाइम तो दोनों में सेम यूनिट है, तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं बेटा, सेम में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको, तो 1000 ग्राम। इन द सेम मैनर यहाँ पे तो 1 ग्राम ऑलरेडी है ना, मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 100, क्योंकि हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना ना, तो इसीलिए हमने सीजीएस में वैल्यू कन्वर्ट कर दी। बेटा ये 1 सेकेंड अपॉन 1 का पावर सेम यूनिट है, 1 रहेगा, 1 का पावर कुछ भी होगा 1 ही आएगा, इसीलिए आप इसको लिखना मल्टीप्लाइड बाय 1, वो सेम रह जाएगा टर्म, इसलिए इसको अब नहीं लिखेंगे। तो अब ये बन गया 10। बेटा इसको जल्दी से लिख देते हैं, पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो 10 रेज टू पावर 3, और यहाँ पे है बेटा 10 रेज टू पावर 2। 100 का मतलब है 10 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे बेटा इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 10 का बेस सेम है ना तीनों टर्म में, इनका पावर करेंगे प्लस, तो 1, इसका कुछ नहीं है पावर, तो 1, इसका 3, 1 + 3 + 2, तो 1 + 3 + 2 हो गया बेटा 1, 10 रेज टू पावर 6। ये तो आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमारे पास जो दिया गया है ना, उससे हम लिख सकते हैं जैसे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब यहाँ पे बेटा n1 फर्स्ट यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है, n2 सेकंड यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये फर्स्ट सिस्टम में u1 वैल्यू है, ये सिस्टम में u2। तो जहाँ पे इस हमारे जो इस क्वेश्चन है उसमें n1 दिया है हमें 10 और u1 है न्यूटन, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू, और n2 अब पता नहीं था ना, वो कैलकुलेट कर लिया 10 रेज़ टू पावर 6, और बेटा ये कन्वर्ट हो गया सीजीएस सिस्टम है ना, तो डायन, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 डायन। वैसे बेटा याद रखना है 1 न्यूटन 10 रेज़ टू पावर 5 डायन के बराबर होता है, वो याद भी रहना चाहिए। तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि 10 कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, तो दैट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप बेटा ये क्वेश्चन पता लग गया है। अगर कोई डाउट रहता है ना, तो फटाफट आप वापस जाके भी दे सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं जहां पे भी डाउट होगा। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन डील करते हैं। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन सही राइट है कि नहीं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो किसी भी इक्वेशन के लिए अगर हमने डायमेंशनली उसको देखना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें हर एक टर्म्स का डायमेंशन सेम होने चाहिए दोनों तरफ। A physical equation is dimensionally correct if dimension of each terms are same on both sides of equation। जो भी इक्वेशन दिया गया है उसके जो दोनों साइड्स हैं उसमें जो टर्म्स हैं तो उनका सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं वेरीफाई। इसके लिए हम ना एक एग्जांपल डील करते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी तरह पता लग जाएगा। तो टू चेक करेक्टनेस of equation S is equal to ut plus 1/2 at स्क्वायर। बेटा ये आपने 9th क्लास में भी इक्वेशन पढ़ा होगा, +1 में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे बेटा कभी भी जैसे कोई भी दी गई इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमारी गिवन इक्वेशन जो है, तो सॉल्यूशन इसका सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, इट इज एस ut प्लस हाफ या 1/2 at स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सबसे पहले इसका डायमेंशन लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे वैसे s जो है ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूं बेटा, इट इज डिस्टेंस। इस फार्मूले में डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बच्चे डिस्टेंस का फार्मूला होता है m0 l1 t0। तो बच्चे अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि जिसकी वैल्यू 0 है ना वो छोड़ देते हैं। तो जैसे m0 है t0 उसको छोड़ दिया, सिर्फ इसका डायमेंशन है l। उसके बाद u बेटा स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी है ये। तो अब इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन होता है बेटा l t पावर -1, m0 l t पावर -1। तो बेटा m0 है ना, जीरो वाली टर्म जैसे मैं बोल रहा हूं नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे। अब तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे है बेटा a एक्सेलरेशन है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला कल पढ़ा था हमने, l t पिछले लेक्चर में, l t पावर
-2m0 है बेटा, इसीलिए उसको यहां पे अगेन हम नहीं मेंशन कर रहे हैं। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बेटा s का डायमेंशन डाल दीजिए, इट इज l। अच्छा, यहां पे टर्म वर्ड यूज हुआ था ना बेटा, तो जैसे यहां पे सिर्फ एक ही टर्म है s, और यहां पे 2 टर्म्स है, जो भी बेटा ऐसे करके प्लस या माइनस करके जो भी चीजें लिखी हैं उसको हम अलग टर्म गिनेंगे। तो यहां पे एक टर्म है s, यहां पे दूसरे साइड राइट हैंड साइड में एक टर्म है ut, और दूसरी टर्म है 1/a t², ये सेकंड टर्म है। तो सभी टर्म्स का वैल्यू देखते हैं डायमेंशन का क्या है। तो इट इज l t पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम है ना, तो टाइम का चलो मेंशन नहीं किया है, तो टाइम का भी t होता है डायमेंशन फार्मूला, प्लस अब यहाँ पे जो ये फैक्टर मल्टीप्लाई किया ना नंबर, इसका डायमेंशन नहीं होते कोई भी, ये इसके डायमेंशन नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया। इसका डायमेंशन है ही नहीं, तो मैं लिखना है ही नहीं इसके डायमेंशन, तो लिखने क्या। अब a का वैल्यू डायमेंशन का l t पावर -2, और t का स्क्वायर है बेटा, टाइम का जिसका डायमेंशन t होता है उसका पावर 2 भी है साथ में। मैं यहीं पे इसी पेज में इस क्वेश्चन को खत्म कर देता हूं। तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, एक तो फर्स्ट एक ही टर्म है l है बेटा, यहाँ पे l इंटू टी पावर -1 टी पावर 1, -1 पर -1 प्लस 1 0 हो जाएगा ना, तो इसीलिए उसका डायमेंशन नहीं 0 हो गया, खत्म हो गया वो। इट इज l बेटा, यहाँ पे भी t पावर -2 t पावर 2, ये दोनों का डायमेंशन -2 + 2 0, तो बेटा वो भी खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि दोनों तरफ सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम है ना, तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। तो बेटा इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट यूनिट जो कि 2 चैप्टर से कंप्राइज होता है बेटा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगली एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे हमने दी गई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में इक्वेशन या रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाए डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके, तो ये भी एक एग्जांपल के मीडियम से ही हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि हमें इसको कैसे करना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ऑब्टेन इक्वेशन बिटवीन lambda mass m v velocity and Planck's constant h। यहाँ पे क्वेश्चन में अक्सर ये भी लिखा होता है कि द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग, तो यहाँ पे बेटा यूजुअल मीनिंग इनके लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, और m मास को रिप्रेजेंट करता है, v स्पीड या वेलोसिटी को, h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे चलो करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन, लेट रिलेशन बिटवीन, अब हमें नहीं पता कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, लैम्डा m v h इज गिवन बाय, तो यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा इक्वेशन है कुछ, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a v रेज टू पावर b h रेज टू पावर c। यहां पे कुछ ऐसा रिलेशन है इनके बीच में, और ये प्रोपोर्शनैलिटी है ना,
तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लेके, बेटा ऐसा कांस्टेंट जिसके कोई डायमेंशन नहीं होते उसको बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके बारे में भी आज के टॉपिक में हम एंड में बात करेंगे। तो यहाँ पे के बेटा ऐसा कांस्टेंट है जिसके कोई डायमेंशन नहीं है। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो हम हर एक इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन जान लेते हैं। हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ है। बेटा वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ भी एक किस्म का लंबाई ही है, लेंथ ही है, इसीलिए इसका डायमेंशन होगा एल। मास का तो मास ही होगा, जैसे मैं पहले बोला था ना, जो वैल्यू 0 है ना वो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, हम अपना यहाँ पे इजी बना रहे हैं लिखना। v वेलोसिटी बेटा या स्पीड एल टी पावर -1। और बेटा जहां तक h का प्रश्न है, इसके डायमेंशंस होते हैं, इसके डायमेंशंस हैं m l पावर 2 t पावर -1। अब ये जो है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज को रिप्लेस या पुट कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, so lambda is लैम्डा का डायमेंशन डाल दिया लेफ्ट हैंड साइड में एल। के तो कांस्टेंट डायमेंशनलेस है ना, कोई डायमेंशन नहीं है इसका। एम का एम पावर 1 और इसका पावर ए है, हमने एज्यूम किया है। वी एल टी पावर -1, इसका पावर बी, और एच इसका है एम एल टी पावर 2, सॉरी एल पावर 2 टी पावर -1 टी पावर सी। अब बच्चों इसको हमें अरेंज करना है, तो आइए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ एल है ना, चलो रहने देते हैं उसको, तब भी इजी रहेगा हमें। तो सबसे पहले डायमेंशन लिख दिया ना हमें, जैसे हम लिख करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में है सिर्फ एल, और राइट हैंड साइड की जहां पे बात है बेटा, m का पावर, जैसे आप देख सकते थे जब भी किया हमने, m का पावर था a और दूसरी तरफ था l का पावर, lt -1 का पावर p। तो l का जो पावर बन गया बच्चे, उसको पहले पावर सॉल्व करके लिख देते हैं, m पावर a और यहां पे बन गया l पावर b, t पावर -1 था ना, तो ये -b है ना, पावर को हमने अलग अलग करके लिख दिया। और लास्ट टर्म जो है हमारा, ये है हमारा m, तो m पावर c, l पावर 2 था ना, तो 2 इंटू सी, और t पावर -1 था तो -c। अब यहाँ पे बेटा इनका पावर, m का पावर इकट्ठा लिख लीजिए ना, यहाँ पे a और यहाँ पे c है, तो ये बन गया a प्लस c, ठीक है। l पावर बेटा यहाँ पे तो l है नहीं, यहाँ पे l पावर b, यहाँ पे l पावर 2c, तो ये बन गया l पावर b प्लस 2c। अब साथ में यहाँ पे t पावर -b है, यहाँ पे -c, तो ये बन गया t पावर -b -c। तो बच्चों अब हम दोनों तरफ की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से डायमेंशन तो दोनों तरफ सेम होते हैं। कल पिछले लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी बेटा कि डायमेंशन जो है दी गई फिजिकल क्वांटिटी के हर एक टर्म के दोनों तरफ बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब यहाँ पे बेटा m का पावर यहाँ पे कुछ नहीं ना लिखा ही नहीं है, 0 है, इसलिए नहीं मेंशन किया हमने। तो यहाँ पे बेटा चलो लिख देते हैं हम, ताकि आपको गलती ना लगे। तो यहाँ पे बेटा m का भी पावर 0 है, l का पावर 1 है और t का पावर 0 है, और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, m पावर a प्लस c, l पावर b प्लस 2c एंड t पावर -b -c। अब यहाँ पे बेटा दोनों तरफ पावर
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों तरफ पावर सेम होंगी। तो कंपेयरिंग पावर, कंपेयर किसको कर रहे हैं? पावर्स को। तो यहां पे m का पावर 0 है, दूसरी तरफ a प्लस सी है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। तो इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। नेक्स्ट इज l पावर 1, यहां पे 1 है ना, तो यहां पे कितना है? b प्लस 2c। लेट दिस इज 3। नाउ t पावर यहां पे 0 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में माइनस b माइनस c। इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम 4 माइनस, अगर हम माइनस बी को इस तरफ ले जाएं तो बेटा b का वैल्यू आ गया माइनस सी। ओके, माइनस बी को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले गए ना, तो प्लस बी बन गया, तो b इज इक्वल टू माइनस सी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो यहां पे बच्चे पुटिंग value of b in equation 3 में डाल देते हैं, we get, तो यहां पे b का वैल्यू माइनस सी डाल दीजिए। तो इक्वेशन 3 में डाल रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू माइनस सी प्लस 2c। तो अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि आपको ये इक्वेशन दिखती रहे जो अभी कर रहे हैं सॉल्व, इसलिए कर रहे हैं हमेशा। तो यहां से बेटा 1 इज इक्वल टू माइनस सी प्लस 2c, बेटा ये हो गया c। c इज इक्वल टू 1 है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में ये वैल्यू डाल दीजिए बेटा। तो 0 इज इक्वल टू a प्लस सी का वैल्यू 1, तो a इज इक्वल टू माइनस 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में c का वैल्यू 1 डाल दो। अब तो ये है b इज इक्वल टू माइनस ऑफ c, दैट इज माइनस 1। तो बेटा यहां पे हमारे पास ये वैल्यू आ गया, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने अज्यूम करा था, तो वहां पे हमने लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू k, कांस्टेंट हमने एक इंट्रोड्यूस किया था बेटा, और वहां पे लिखा था हमने MVH, m का पावर था a पावर कितना बेटा? -1, v का पावर था b, दैट इज -1, h का पावर है 1। तो बच्चे सॉल्व कर लिया, तो ये बन गया k इंटू एच। m और v का पावर -1 है तो नीचे लिख देते हैं, तो mv आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू k, हमें पता नहीं होता वैसे, k का वैल्यू 1 होता है, वैसे बता दें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं पता कर सकती, ये लिमिटेशन में बात हम डिस्कस करेंगे। तो ये h अपॉन mv इक्वेशन बनती है बेटा। पढ़ेंगे भी आप, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। लैम्डा वेवलेंथ जो है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी के बराबर आता है। तो बच्चे ये है हमारा थर्ड मेथड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। तो सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है डायमेंशनल वेरिएबल। तो बच्चों द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर वेरिएबल and have dimensions are called dimensional variables. For example, अच्छा पहले तो समझ लेते हैं कि है क्या ये। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये जिनकी वैल्यू वेरी होती है। वेरिएबल वर्ड आप पहले भी कई बार समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे।
मैथ्स में भी आप एक्स और वाई यूज करते हैं वेरिएबल की जगह, तो जिनका वैल्यू बदल सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो उनको वेरिएबल बोलते हैं। तो यहां पे भी फिजिकल क्वांटिटी जिनका वैल्यू वेरी कर सकता है, वेरिएबल बोलते हैं। और उनके डायमेंशंस भी हों तो डायमेंशन के साथ होने वाले वेरिएबल्स को डायमेंशनल वेरिएबल कहा जाता है। जैसे बेटा एरिया की बात करें तो एरिया जो है बेटा डिफरेंट जगह का एरिया डिफरेंट हो सकता है ना, तो ये वैल्यू क्या है, वेरिएबल। और डायमेंशन भी होती है, क्या डायमेंशन है बेटा, l⁻²। इसी तरीके से बेटा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात कर लें तो बेटा इसका जो वैल्यू है वो भी वेरिएबल है और डायमेंशंस भी होती हैं। तो वैसे बेटा इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी mL⁻⁻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 ⁻
में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तब आपको इसको बिल्कुल पता लग जाएगा। स्पीड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी ना, तो वैसे तो स्पीड वेरी भी करती है ना, कर सकती है, और दूसरा इसका डायमेंशन जो है वो तो होते ही है LT पावर -1। तो ये है डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब बात करते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। बेटा द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर वेरिएबल, तो वेरिएबल मतलब वैल्यू बदलती है जिनकी, एंड हैव नो डायमेंशंस, पर डायमेंशन नहीं है, इनको बोलते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। बेटा इसका एग्जांपल है एंगल, स्ट्रेन। एंगल में बेटा दो लेंथ का रेशो है, इसीलिए इनका डायमेंशन नहीं होता। हाँ, वैल्यू तो वेरी कर सकता है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। स्ट्रेन भी बेटा ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके बारे में भी वैसे +2 में बहुत, +1 में भी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में। तो बेटा ये जो क्वांटिटीज हैं, ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब अगला है बेटा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस डायमेंशंस, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन है पर वैल्यू उनकी कांस्टेंट होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अच्छा, इसके एग्जांपल बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका एग्जांपल है। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी डायमेंशंस होती हैं बेटा, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में। और वैसे तो छोटी क्लासों में आप ये सारे टॉपिक्स, ये सारी टर्म्स पढ़ चुके हैं, पर स्टिल बेटा अभी भी पढ़ेंगे, +1 में भी पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है ऐसे कांस्टेंट्स को जिनकी डायमेंशंस होती हैं उनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। और ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेटा वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन तो है, स्पीड है, पर वैल्यू तो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट की, तो इसलिए डायमेंशनल कांस्टेंट है। और लास्ट है बेटा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशंस ना हो, जिनका कोई डायमेंशन ना हो, ऐसे कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो बच्चों अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें वो चीजें आ जाएंगी जैसे नंबर्स हैं, प्योर नंबर है ना, जैसे 2, 3, 4, ये सारे नंबर्स जो हैं ये बेटा कांस्टेंट हैं और इनकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। या इसके अलावा जैसे नंबर है पाई, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई, ये सारे बेटा पाई जैसे 2.22/7 होता है, ये भी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो ये तो था बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब लास्ट में लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आइए अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से काफी कुछ कर सकते हैं, हमने अभी पढ़े कुछ क्वेश्चंस, पर इसकी कुछ कमियां भी हैं, तो आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट लिमिटेशन, दिस मेथड गिव नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट डायमेंशनलेस आ गया बीच में किसी क्वेश्चन में, हम उसको डराइव नहीं कर सकते, उसके बारे में नहीं बता सकते, तो ये इसका सबसे पहला लिमिटेशन। अब ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना बेटा, ये वो कांस्टेंट होंगे जैसे जिसकी अभी अभी हमने बात करी, जैसे नंबर्स हैं, पाई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऐसे कांस्टेंट के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते कि इक्वेशन में है, अगर तो डराइव करना है तब भी और अदर केसेस में भी। दिस मेथड फेल्स इफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर मोर देन 3। अगर बेटा वेरिएबल आप इक्वेशन डराइव कर रहे हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए ज्यादा, तब भी आप इसको डराइव नहीं कर पाएंगे इस इक्वेशन को। और थर्ड वन, दिस मेथड फेल्स टू डराइव इक्वेशन इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन वन साइड आर मोर देन 1। अगर इक्वेशन इस तरीके की है बेटा,
suppose it is of this kind, v is equal to u plus at. Just a minute. अब यहाँ पे बेटा v का वैल्यू तो एक ही टर्म है ना, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो ऐसी इक्वेशन को डराइव करना, आप बोलेंगे कि इसको डराइव कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस में, तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। तो बच्चों ये तो थे कुछ लिमिटेशंस इसके, और इसके साथ ही बेटा आज का ये लेक्चर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। So don't forget, like, share and subscribe this channel, Physics by Munish Sharma. Thanks for watching.